बारे में जानेंगे। अशोक का जन्म 304 बीसी में पाटलिपुत्रा में हुआ था। इनका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने राजगद्दी पे बैठने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, फिर जाके वो राजा बने थे। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में वो कलिंग पे आक्रमण करते हैं। कलिंग का राजा उस टाइम पे नंदराज था। जब उन्होंने 261 में आक्रमण किया तो वहां का कलिंग राजा नंदराज था। अशोक की मृत्यु 223 बीसी पूर्व हुई। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कुणाल था। उनकी सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी थी। ये बार बार क्वेश्चन में आता है कि अशोक की प्रिय पत्नी का नाम क्या है? कारुबाकी। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो अब हम लोग पूरे डिटेल में जाते हैं। ये मतलब उनका एक ऐसे मतलब बनाई हूँ मैं चार्ट कि उनके बारे में शॉर्ट में हम लोग जान सकें। देखिए, कलिंग युद्ध उनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 में बीसी में हुआ था। तो कलिंग युद्ध में लाशों को देखकर अशोक का हृदय पसीज गया, परिवर्तित होने लगा। वो काफी भ्रमित रहने लगे। उनको मतलब इतनी ज्यादा खून खराबा लाश देख के मतलब काफी वो डिप्रेस रहने लगे, जिसके कारण उनका मन अशांत हो गया। और जब उनके भतीजे ने बौद्ध धर्म के बारे में बताया, उनका भतीजा बौद्ध धर्म को अपना चुका था। उस टाइम पे बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था नहीं, पहले से हो चुका था। तो बौद्ध धर्म को उनके भतीजे ने अपनाया था। तो वो इसके बारे में जानने लगे, जिसका मतलब इनके भतीजे का नाम था निग्रोथ उनका भतीजे का नाम था। से प्रेरणा लेके अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसकी शिक्षा उपगुप्त द्वारा प्राप्त किया। उपगुप्त एक व्यक्ति है जिनसे उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसको अपनाया। ये बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हथियार का त्याग कर दिए। बौद्ध धर्म में अहिंसा को मतलब कि काफी निंदनीय बताया गया है और उसे मतलब कि अहिंसा नहीं करना है ऐसा कहा गया है। तो उन्होंने हथियार को त्याग दिया। हथियार त्यागने के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी ये इस राष्ट्र बौद्ध मतलब कि कोई राजा होता है तो कोई धर्म अपना ले उसे राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देता है। बट अशोक ने ऐसा नहीं किया। वो मतलब सोचते थे कि सबकी अपनी चॉइस है, जो चाहे वो अपना सकता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और किसी को मजबूर भी नहीं किए कि मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ तो आप भी बौद्ध धर्म को अपनाओ। तो आगे बढ़ते हैं। किसी को मजबूर करके धर्म अपनाने को नहीं कहा, बल्कि वो धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उसने आजीवक संप्रदाय इनके पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियां जिसका नाम सुदामा, कर्ण, चंपारण और विश्व झोपड़ी गुफाओं को दान में दे दिया। आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफाओं को दान में दे दिया था। इसने बौद्ध धर्म को बहुत ही बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। अपने पुत्री और पुत्र को श्रीलंका में भेज दिए थे अपनाने के लिए, प्रचार करने के लिए। इसने बौद्ध धर्म को बहुत ही बढ़ावा दिया। अपने बेटे महेंद्र, देखिए इनकी बेटे का नाम महेंद्र और बेटी के नाम संघमित्रा था, जिसको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। जैसा कि मैंने कहा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए बेटी का नाम संघमित्रा था। एक मिनट रुकिए, मैं इसे अंडरलाइन कर लेती हूँ। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अशोक ने 3 संगीतियां भी करवाई थी। श्रीलंका के राजा सिंगली संप्रदाय को छोड़कर, श्रीलंका के जो राजा थे वो ऑलरेडी एक सांप्रदायिक धर्म को मानते थे। सिंगली जिसका नाम था उसको छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया।
अशोक की 5 पत्नियां थी। अशोक कौन सी थी सबसे उनकी मतलब कि मन पसंदीदा कौन सी प्रिय पत्नी कौन थी? अभी मैंने बताया है जस्ट वीडियो की शुरुआत में ही, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं, जरूर बताएं। उनकी प्रिय पत्नी थी कारूबाकी। अशोक भारत का पहला राजा था जो अपने संदेशों को अभिलेख में लिखा। अब देखिए अभिलेख क्या होता है। अभिलेख, राजा अपने संदेश को पत्थर पे या किसी ऐसे सिक्योर जगह पे लिखवाते हैं जिसे अभिलेख उस टाइम पे कहा गया था। उस टाइम पे पत्थर पे ही और शिला पे, दीवार पे, देखिए 4 तरह के अभिलेख रहे हैं। जिसे दीवार पे लिखा गया तो उसे शिलालेख कहा गया, और पत्थर पे लिखा गया तो उसे पाषाण लेख कहा गया। ऐसे उन्होंने अपना संदेश लिखवाया, जनता तक पहुंचाया संदेश को। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के हरमनी वंश के राजा डेरियस या दायबाहु से मिली। ये देखिए, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा हरमनी वंश के शासक डेरियस और दायबाहु से मिली थी। अशोक ने 4 भाषाओं में अभिलेख को लिखवाया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहली ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि को भारत में उन्होंने लिखवाया है। खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान में लिखवाया है, और अरामाइट लिपि में अफगानिस्तान में, और ग्रीक लिपि में अफगानिस्तान के उत्तरी सीमाओं से मिलती है अभिलेख, जिससे तुर्की और एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अफगानिस्तान का उत्तरी सीमा है उसे तुर्की या एशियाई माइनर के नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सफलता पहली बार 1837 में मिली थी। 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सफलता जेम्स प्रिंसप नाम के व्यक्ति को मिली थी। तो क्वेश्चन आएगा, हम पूछेगा कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार किसने पढ़ा और कब पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 में। अशोक अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखवाते थे। उन्होंने डायरेक्ट अपना नाम अशोक ना बता के अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी बताया है अपने अभिलेखों में। लेकिन मध्य प्रदेश में गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा अदे गोलान अभिलेख में अशोक ने अपना नाम अशोक स्पष्ट लिखवाया है। और भब्रू अभिलेख में, जो राजस्थान में है, अशोक ने खुद को मगध सम्राट बताया है। भब्रू अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट कह के लिखवाया है कि मैं मगध सम्राट अशोक, ऐसे करके उन्होंने अपना नाम लिखवाया है इस अभिलेख में। भब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ की चर्चा की है। इसने बौद्ध धर्म के 3 जो रत्न है, मैं बौद्ध धर्म में बता चुकी हूँ कि त्रिरत्न क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, और 3 बुद्ध और धम्म और संघ में क्या होता है, ये तीनों बता चुकी हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके वो बौद्ध धर्म का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट से देखिए, और फिर यहाँ पे आके दोबारा देखिए कि त्रिरत्न क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अशोक के 7 लघु अभिलेख हैं जो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहला है रुमनदेई अभिलेख। यह नेपाल के लुम्बिनी से मिलता है। रुमनदेई अभिलेख नेपाल के लुम्बिनी से मिलता है, जो ब्राह्मणी लिपि में है। यह भारत का सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा की है, ना कि आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा की है। प्रशासनिक चर्चा उनके किसी भी अभिलेख में नहीं देखा गया है। उनकी आर्थिक चर्चा ज्यादातर अभिलेखों में देखने को मिली है। ये सबसे छोटा अभिलेख है रुमनदेई अभिलेख, जो नेपाल में है। अब देखिए,
कौशाम्बिक अभिलेख जो यूपी में है, इसमें अशोक ने अपनी प्रिय पत्नी कारूबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है। कारूबाकी इनकी प्रिय पत्नी थी और उन्होंने बहुत ज्यादा दान किया था, उसके बारे में इस अभिलेख में लिखाया गया है। अंततः इस अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित करवा दिया। तीसरे नंबर पे है टोपरी अभिलेख। टोपरी अभिलेख हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करवा दिया। हरियाणा से दिल्ली के तुगलकाबाद में इसे स्थापित करवा दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अच्छा, एक मिनट देखिए, फिरोज शाह तुगलक और तुगलकाबाद, तो तुगलकाबाद की जो नींव थी, जो नाम है, फिरोज शाह तुगलक के नाम पे ही रखा गया है। रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। मेरठ अभिलेख, तो मेरठ कहाँ है? यूपी में, तो यूपी में मेरठ अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करवा दिया। फिरोज शाह तुगलक जो थे टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को तुगलकाबाद में स्थापित करवा दिया। टोपरी अभिलेख कहाँ पे है? हरियाणा में था, तो उसे तुगलकाबाद, दिल्ली में तुगलकाबाद में करवाया, और मेरठ के यूपी से भी एक अभिलेख उठा के तुगलकाबाद रख दिया। लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ये बिहार के चंपारण में है। इस अभिलेख पर मोर चित्रित है। लौरिया अरेराज अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। इसके बारे में कोई खास बात नहीं पढ़ाया या बताया गया है, बस इसको इसी तरह याद करना है। लौरिया अरेराज अभिलेख कहाँ पे है? तो बिहार के चंपारण में। ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ही पढ़ो। अशोक के चतुर्दश अभिलेख, अशोक ने 14 ऐसे अभिलेख लिखे हैं जो खुद में रिलेटेड है, मतलब कि ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके उन्होंने ये अभिलेख लिखा है। सबसे पहला है प्रथम शिलालेख, ऐसे नाम भी रखे हैं, प्रथम, सेकेंड, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके। प्रथम शिलालेख में इसने अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि को रोक लगाया गया है। प्रथम अभिलेख में, अभिलेख कहिए या शिलालेख, दोनों एक ही बात है। शिला पे लिखा मतलब पत्थर पे लिखा गया तो उसे शिलालेख एक कहा जाता है। द्वितीय अभिलेख, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा के साथ साथ दक्षिण भारतीय राज्य चेर चोल पांड समंती पुत्र श्रीलंका की चर्चा की है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तक, प्रदेशक की चर्चा की है जो धम्म का प्रचार करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से एक धम्म है जिसका प्रचार 3 अधिकारी, 3 ऑफिसर्स को दिए हैं, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। 3 लोग ये प्रचार करते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी है, मतलब आम भाषा में कहा जाए तो। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भौरी घोष यानी कि युद्ध की स्थान पर धम्म घोष यानी बौद्ध की नीति की चर्चा की गई है। युद्ध के छोड़ को बौद्ध की नीति अपनाने को इसमें कहा गया है। पंचम शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। उस टाइम पे जो मतलब धार्मिक देखरेख एक करता था उसको धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था, उसको सरकारी वेतन मिलता था। षष्ठम शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं। जन कल्याण की बात हो तो उसमें मैं पीछे नहीं हटा, चाहे मैं 12 बजे रात को सो ही रहा हूँ, आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, ऐसा इन्होंने इस अभिलेख में लिखा है। सप्तम शिलालेख, इसमें अशोक के विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही गई है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है।
आपसी समन्वय का मतलब क्या है? मतलब कि वो मतलब किस तरह से धर्म को मेंटेन करते थे, सबको बराबर और में करके रखते थे। मैंने आप लोगों को बताया कि क्या कहते हैं, आजीवक संप्रदाय को उन्होंने 4 गुफाओं को दान दिया था। ऐसी समन्वय की बात इस सप्तम शिलालेख में लिखी गई है। अष्टम शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी में धम्म यात्रा की चर्चा बताई गई है। अब देखिए 9वां शिलालेख, इसमें अशोक छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इससे मतलब कि छोटे मोटे त्योहार पे प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे मतलब आर्थिक विकास हो। 10वां अभिलेख, इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा की गई है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा रहा है? मैंने अभी आप लोग को बताया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 11वां अभिलेख, अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को नहीं सताएंगे। अशोक ने कहा है मेरे जो भी अधिकारी हैं ब्राह्मण को नहीं सताएंगे। 12वां अभिलेख, इसका मतलब ये नहीं है ना कि ब्राह्मण कपार पे चढ़े। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्रियों के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की है। स्त्रियों की जो स्थिति थी उस टाइम पे, उसको सुधारने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया, जिस पद का नाम स्त्री महामात्र रखा गया। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। 13वां अभिलेख, जिसमें भारी जनसंहार हुआ था, उसकी चर्चा, कलिंग युद्ध की चर्चा इन्होंने इस अभिलेख में करवाई है। और उन्होंने एक लास्ट अभिलेख लिखा 14वां, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए मतलब कि जितनी 13 ये 1 से 13 तक जितने अभिलेख लिखे गए हैं वो बहुत ही कम है। मतलब कि उन्होंने जितने काम किए हैं वो कुल नहीं है, बहुत ही कम है। इसमें लिखने वाला का दोष नहीं है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। देखिए लिखा है ना, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार नहीं, मैं हूँ। अब देखिए ये अभिलेख मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा लगा था, तो मैंने देखिए इतना बड़ा सा स्टार बना दिया है। देखिए सर एक गुना अभिलेख, यह अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार में मिला है, जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान है। यहाँ पे कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान है। मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा प्रलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों के योग्य धाम को देखकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज को देख रेख के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं। ये देख रेख के लिए समाज के राजुक को नियुक्त करता हूँ। राजुक अच्छे व्यक्तियों को पुरस्कृत कर सकता है और गलत व्यक्तियों को दंडित कर सकता है, एकदम एक मॉम की तरह। मॉम जब हम लोग गलती करते हैं तो हमें मारती भी है, और जब हम लोग अच्छा काम करते हैं तो वो हमें प्यार करती है, पुरस्कृत करती है। अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले थे। अशोक की धम्म यात्रा। अब धम्म यात्रा मैंने देखिए यहाँ पे एक अभिलेख है, अष्टम अभिलेख, जिसमें धम्म यात्रा की चर्चा की गई है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया में हुई थी और 20वें वर्ष लुम्बिनी में हुई थी। तो ये हम लोग जानते हैं कि धम्म यात्रा क्या है। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो निर्णय कानून को संहिता बनाई, उसे ही धम्म कहा जाता है। अशोक का धम्म
स्वयं नियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक को आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। मतलब धम्म एक बहुत ही अच्छा मतलब कि है यात्रा, जिसमें उन्होंने जियो और जीने दो का संदेश दिया है। किसी को परेशान ना करो, ऐसा उन्होंने इसमें कहा गया है। धम्म यात्रा मतलब यही होता है कि शांति स्थापित करना अपने देश में, अपने समुदाय में, अपने जगह में। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, देखिए अभी हमें बहुत पढ़ना है। फिर मौर्यकालीन संगठन, फिर उसके बाद होगा हमारा मौर्य सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यकालीन वास्तुकला। इन्होंने बहुत ज्यादा काम करवाया है। सामाजिक जीवन, अशोक का सामाजिक जीवन, प्रशासनिक ढांचा, ये सब पढ़ने के बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे मौर्य वंश का कैसे पतन हुआ था। अशोक के बाद कोई मतलब कि योग्य शासक नहीं आया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था से, और हम लोग ये समाप्त करेंगे यहाँ पे आके। तो जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।